Hello, friends. Good morning. Today is Sunday, and date is 12 November. So let's get started. The first news is with regard to India, China. Commander hold talks as troops brace for Ladakh winter. अब देखिए विंटर जब आया है तो वहां पर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है टेम्परेचर। ओके, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि दोनों आपस में एक ट्रस्ट बिल्ड करें और एटलीस्ट इस टाइम के लिए अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट को थोड़ा कम कर सकें या एटलीस्ट बेस की तरफ ले जाएं। ओके, हाइट्स पे ना बैठना पड़े। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये कुछ, ठीक है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि दोनों वो कारगिल वाली सिचुएशन ना आए पाकिस्तान के साथ। उनके साथ भी हमने यही किया था। विंटर में हमने सोचा था कि फोर्सेस को पीछे ले लेते हैं, बट देन पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया, फिर पाकिस्तान ने अपने आर्मी को इंट्रूडर्स के फॉर्म में आगे कर दिया। राइट, एंड कारगिल वॉर हुई। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इतना इजी नहीं होता है, बट चाइना के कंटेक्स्ट में ये किया जा सकता है कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करता पाकिस्तान जैसी। Now, adherence to the existing border protocols and advanced sharing of petrol information to avoid clashes on ground. अगर कभी जैसे इस सीजन में पेट्रोल करने आना भी पड़े आगे, तो एटलीस्ट आप एडवांस में बता दीजिए कि हम लोग पेट्रोलिंग के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि एक इस तरह के डाउट्स क्रिएट ना हो, डिस्ट्रस्ट बिल्ड ना हो लोगों में, दोनों आर्मीज में। Army has continued to maintain adequate reserve in depth areas, that is base, of preparation to deal with any contingency that may crop up. गोगरा हॉट स्प्रिंग, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार को। देखिए, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नाउ दिस इज दीपसांग प्लेन, दिस इज गलवान वैली जहां पर इंसिडेंट हुआ था, दिस इज हॉट स्प्रिंग, दिस इज पेंगोंग सो लेक एंड दिस इज चुमार। ठीक है, ये कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर प्रॉब्लम्स होती है। और इसके अलावा भूटान और इंडिया बॉर्डर के पास ये डोकलाम है, यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था कुछ साल पहले। राइट, ये अक्साई चेन और ये है आपका सियाचिन। इसको लेकर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये मानता है कि हम लोगों ने जो बॉर्डर डिमार्केट की थी ना आफ्टर 71 वॉर, शिमला एग्रीमेंट में, तो यहां तक हम लोगों ने पॉइंट डिसाइड कर लिए थे, उसके आगे पूरा क्लैरिफाई नहीं किया। तो पाकिस्तान ने ये मान लिया कि यहां से ये लाइन फिर ऊपर जाती है। ओके, सॉरी, हमने ये मान लिया कि लाइन ऊपर जाती है और ये पूरा जो ये ट्राइंगुलर है सियाचिन प्लेन ये हमारा है। लेकिन पाकिस्तान ने ये मान लिया कि लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी और यहां तक, तो ये पूरा रीजन उसके उसमें आएगा। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है ना, इसके मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट हुआ है। और आपको पता होगा कि 1985 में हमने कौन सा ऑपरेशन किया था सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलिए, अभी सबसे बड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है ये पेंगोंग सो लेक, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, पेंगोंग सो लेक में 8 फिंगर तक का पेट्रोलिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था कि हम मानते हैं कि ये जो रेड लाइन जा रही है दैट इज फिंगर 8 के अराउंड से होगी, यहां तक इंडियन आर्मी पेट्रोल कर सकती है। ठीक है, ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन चाइना का मानना है नहीं, आपकी जो एलएसी है वो यहां से जाती है फिंगर 2 के पास से, तो आप सिर्फ यहीं तक रहिए। ऑलराइट, इसी को लेकर इश्यूज क्रिएट हुए थे। नाउ सी, लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 14,000 फीट, टू थर्ड ऑफ द 134 किलोमीटर लॉन्ग लेक। अब देखिए लेक का साइज कितना लंबा है, 134 किलोमीटर। ठीक है, तो मेजरली लाई करता है चाइना में, यानी कि तिब्बत में। नाउ इंडिया फिजिकली फिजिकली हम कंट्रोल करते हैं सिर्फ फिंगर 4 तक। ठीक है, ये वाला पॉइंट फिजिकली हम यहां तक कंट्रोल करते हैं, ओके, और हमारा यहाँ बेस भी बना हुआ है फिंगर 4 के पास। और लेकिन हम लोग पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं टिल फिंगर 8, यानी कि हमारा बेस यहाँ बना है, फिंगर 4 तक हम लोग फिजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम हमेशा से पेट्रोलिंग करने आगे जाते थे फिंगर 8 तक, ओके, इस एरिया तक। बट और चाइना के जो बेसिस बने हुए हैं वो फिंगर 8 के इधर कहीं बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक चाइनीज आर्मी रहती थी। ठीक है, बट वो क्लेम करती है कि हमारी टेरिटरी फिंगर 2 तक है, यानी कि जहां ये इस पॉइंट तक, वो यहां तक टेरिटरी क्लेम करती है। जबकि 4 तक तो हम लोग बेस भी बना रखा है, फिर भी वो क्लेम करता है कि हम फिंगर 2 तक हमारी टेरिटरी है। और मई में जब ये इश्यूज हुए थे 2020 में, तो यही हुआ था, पीएलए ने ब्लॉक कर दिया था हमारी पेट्रोलिंग बियॉन्ड फिंगर 4, कि आपका ये जो बेस बना है ना 4 तक, यहीं तक आप पेट्रोल कर सकते हो, इसके आगे आपको जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये जो इतना रीजन जो आया है, जो हमारी पेट्रोलिंग के राइट्स यहाँ से छीन लिए चाइना ने, ये पूरा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं। इंडिया मानता है कि हम एलएसी जाती है फिंगर 8 से, ठीक है, तो यहां तक वो पेट्रोल करता रहता था इंडियन आर्मी अभी तक। ठीक है, जबकि चाइना कहता है नहीं, एलएसी जाती है फिंगर 2 से।
तो आप इसके बियॉन्ड पेट्रोल आप यहाँ तक हमारी टेरिटरी है पूरी फिंगर 2 तक, लेकिन ऑलरेडी हमने फिंगर 4 तक बेसेस बनाए हुए हैं। तो अब चाइना ने हमें फिंगर 4 के आगे पेट्रोल करना रोक रखा है हमारा। ठीक है, ये पूरा इशू है हमारा पेंगोंग सो लेक का। क्लियर? वापस आ जाते हैं न्यूज़पेपर पे। फिर उत्तराखंड असेंबली एक बिल लाने वाली है, उसमें एक प्रोविजन रखा उन्होंने कि अगर कोई लिव इन में रहना भी चाहता है तो ठीक है, बट दे मस्ट बी रजिस्टर्ड। राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं लिया है, बाकी जब कभी बिल आएगा तब इस पे बात करेंगे आराम से। अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक। ओके, तो ये सब गलवान वैली, नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग सो लेक हमने देख लिया, घोघरा हॉट स्प्रिंग की लोकेशन देख ली। ओके, दीपसांग प्लेइंग, टेमचौक और 50 से 60,000 ट्रूप्स इन्होंने आपस में कर रखे, स्टेशन कर रखे हैं दोनों स्टेट से। हाँ, कल जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको कहा था कि कल थोड़ा लेक्चर ऑलरेडी हमारा लेंथी हो रहा था, ओवर 1 एन आवर चला गया था। तो मैंने आपसे कहा था ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज है, ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। क्योंकि हमने जब कल इंडिया यूके एफटीए की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था मोड 4 को लेकर इश्यूज हैं यूके को, कि वो मोड 4 पर ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है इंडिया को। तो मैं आपको चारों मोड समझा देता हूँ अंडर दिस गेट। देखिए, पहला होता है मोड 1, कहता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज। यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका मन है स्पेनिश सीखने का, ठीक है, यू वांट टू लर्न स्पेनिश। तो आपने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से कोर्स ले लिया, और वहां स्पेन में बैठा हुआ आदमी आपको टीचिंग दे रहा है। राइट, और आप यहां से क्या पे कर रहे हो? सैलरी, उसकी फीस। राइट, तो ये कहलाता है कि बिना आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किए, एक दूसरे कंट्री में गए बिना, आपने कुछ सर्विसेज एक्सचेंज की। दैट इज मोड 1। ठीक है। मोड 2, मोड 2 का मतलब है कि जैसे आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का। अब सपोज कीजिए कि कोई ऑस्ट्रेलिया से या यूके वगैरह से विजिटर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो वो होटल में रुकेंगे। राइट, वो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेल करेंगे। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो इसको कहते हैं हम कंजम्पशन अब्रॉड, दैट इज मोड 2। यानी कि वहां के विजिटर्स आ रहे हैं इंडिया में, और यहाँ पे वो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि उनके जो डॉलर्स वगैरह वो लेके आ रहे हैं, वो कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं? इंडिया में। राइट, तो अब आप मुझे बताइए, क्योंकि यही एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम घुमा फिरा के यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि इसको हम लोग क्या कंसिडर करें, कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे सोच के बताइएगा कि ये जो मोड 2 है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये हमारे लिए इंपोर्ट काउंट होगा या एक्सपोर्ट काउंट होगा? ऑलराइट। थर्ड है कमर्शियल प्रेजेंस। यानी कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसबीआई आज भी सबसे बड़ा बैंक है मालदीव्स का। ठीक है, तो वहां पर उसने अपनी ब्रांच ओपन करी। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट कंपनी वहां पर किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है किसी और कंट्री में, तो वो आता है अंडर मोड 3। ठीक है, यहां तक किसी कंट्री को कोई इशू नहीं होता। सारे इशू जनरेट होते हैं मोड 4 में। ठीक है, अब चाहे आप आसियान के साथ हमारे नेगोशिएशन ले लीजिए या यूके के साथ हमारे नेगोशिएशन ले लीजिए, क्योंकि ये बात करता है अबाउट नेचुरल पर्सन मूवमेंट। ओके, लाइक अगर हम फिलीपींस की बात करें आसियान में, तो फिलीपींस में बीपीओ इंडस्ट्रीज वगैरह की काफी डिमांड है। ठीक है, वहां पर उनको चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, और जो कि इंडिया में बहुत है, और इंडिया में आबादी भी बहुत है, और ग्रेजुएट्स भी बहुत हैं जो कि जॉबलेस घूम रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वो यूके हो या आसियान हो, वो नेचुरल पर्सन की मूवमेंट को ज्यादा अलाउ नहीं करता है। अब एक और याद रखने वाली बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट है गेट का, इसमें ये टेम्पररी मूवमेंट को कवर करता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ से प्राइवेट कंपनी भेजती है कुछ इंजीनियर्स को वर्क करने की, चाहिए वियतनाम में हमारा एक प्रोजेक्ट, उस पर काम कीजिए, तो वो कुछ महीने एक साल काम करेगा, वापस आ जाएगा। इशू सिर्फ ये टेम्पररी मूवमेंट को कवर करता है। ठीक है, जो गेट्स एग्रीमेंट है, ये परमानेंट रेसिडेंस को कवर नहीं करता है। राइट, तो ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है यूके इंडिया के एफटीए में। और उसके अलावा कल मैंने आपसे 2-3 पॉइंट और डिस्कस किए थे। रूल ऑफ ओरिजिन क्या था, मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, तो मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था, बिकॉज कल ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम हम लोग नहीं कर पाए थे, तो हमने इसको आज देख लिया। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ओके, आप देखिए, अगर न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ है ना जिसको समझाने के बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर आप वो पूछ लिया कीजिए, ताकि मैं अगले न्यूज़पेपर डिस्कशन में उसको दोबारा इलैबोरेट कर सकूं। ओके, डोंट कीप एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। ओके, इसका मुझे आंसर चाहिए कि ये जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप में, तो इसको मैं इंडिया की नज़र से क्या मानूं, इंपोर्ट मानूं या एक्सपोर्ट मानूं? ओके, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा ने तो ऑलमोस्ट एंड कर ही दिया है नियर एलिमिनेशन ऑफ स्टबल बर्निंग, लेकिन पंजाब की तरफ से बहुत दिक्कत है।
अब देखिए, इसको लेके मैंने आपके साथ काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कल। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या देखा था। एक तो हैप्पी सीडर एक सॉल्यूशन था। ओके, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो फार्मर्स हैं उनका कहना था कि देखिए इससे फिर ना बाद में इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं। ओके, फिर अल्टीमेटली मुझे इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ता है। ठीक है? तो उससे और मेरी ज्यादा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम थी। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बेलर एक बेटर सॉल्यूशन है, लेकिन अगेन उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि करीब ऑलमोस्ट 14.5 लाख का तो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ कटर वगैरह और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिला के 2.5 लाख और कॉस्ट आ जाती है। Alright, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 18 लाख चला जाता है। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, दूसरा कि अब इसका एक और सॉल्यूशन हमने कल क्या देखा था कि देखिए मार्केट क्रिएट कीजिए, मार्केट में डिमांड क्रिएट कीजिए स्टबल वगैरह के लिए। कल हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि हम अगर मार्केट डिमांड कर लें तो फार्मर अपने आप उसको कट करके यहाँ पे पहुंचाने लगेगा, और इसके हमने कल कई वेज देखे थे। उसके बाद दूसरा क्या था कि हमारी जो राइस की वैरायटी है सीड्स की, उसमें जो हमारा पूसा 44 है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लेता है ऑलमोस्ट 160 डेज ग्रो होने के लिए, और उसके बाद आपके पास जो विंडो बचती है फ्रॉम कटिंग ऑफ दिस क्रॉप रेसिड्यू ऑफ पैडी टू सोइंग ऑफ वीट, ये विंडो जो है ये बहुत नैरो हो जाती है। तो इसको कट करने के लिए हमने क्या कहा था कि इसकी जो न्यू वैरायटी जो अभी बनाई है IARI ने, ठीक है, उसको हम यूज करें क्योंकि वो हार्डली 125 डेज में ग्रो हो जाएगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो देता है कि आप आराम से कट कर लीजिए, और अगर मार्केट में डिमांड वगैरह आपने जनरेट की है तो उस वजह से जैसे इथेनॉल में हम लोग यूज कर सकते हैं, या हम लोग पैलेट्स बना के थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से मार्केट डिमांड जनरेट करेंगे तो ये 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो बनेगी, तो फार्मर उसको आराम से कट डाउन करेगा और यहाँ पे सेल करेगा, और ये उसकी इनकम को बढ़ाएगी। जो हमारा गोल है कि हमें फार्मर की इनकम को थोड़ा सा डबल करना है। राइट, अब इसके बाद फिर एक और सजेशन क्या दिया गया था कि जो प्रोडक्शन ही है इसमें उसको ही कम करना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं आप कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तरह तरह की, ठीक है, जैसे पंजाब में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। ओके, और इस इलेक्ट्रिसिटी फ्री की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ओके, और जो बर्निंग की वजह से हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हेल्थ इंपैक्ट क्रिएट हो रहे हैं सभी के लिए। राइट, तो इन सब्सिडीज, ये जब सारी सब्सिडी हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह पे देते हैं, स्पेशली यूरिया पे बहुत ज्यादा देते हैं, अदर केमिकल्स पे भी बहुत सारी सब्सिडी देते हैं, ये सब्सिडी का अगर टोटल कॉस्ट हम मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 25,000 पर एकड़ जाती है पंजाब में। राइट, तो बेटर है कि आप ये जो सब्सिडी दे रहे हो इसको डायरेक्टली दे दीजिए। सॉरी, ये जाती है 30,000, उससे बेटर है कि आप दे दीजिए डायरेक्टली 25,000 पर एकड़ सब्सिडी, कि आप पैडी मत ग्रो कीजिए, आप मिलेट ग्रो कर लीजिए या कोई और क्रॉप ग्रो कर लीजिए। ऑलराइट, और ये डायरेक्ट कैश सब्सिडी हम आपको दे देंगे, तो ये यूरिया में फर्टिलाइजर में जाने वाली सब्सिडी बचेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है उसकी सब्सिडी बचेगी, और इनडायरेक्टली आप वो इसको दे सकते हो। ठीक है, तो एक और मेथड क्या था कि FCI ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जिन एरियाज में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, या जहां पर आप फायर यूज कर रहे हो अभी भी बर्न करने के लिए, इन एरियाज से हम लोग प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। राइट, ये सारे सॉल्यूशंस हमने कल देखे थे, तो ये काफी है इतना। ठीक है, कल हमने ये सब सब देख लिया था, बेलर यूज करने वाली बात, हैप्पी सीडर यूज करने वाली बात। ठीक है, मार्केट क्रिएट कर दीजिए क्रॉप रेसिड्यू के लिए, या राइस वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर लीजिए ताकि वो विंडो जो है वो बढ़ जाए। सोइंग को डिक्रीज करना है हमें, लेकिन फिर वही एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि अगर सोइंग को डिक्रीज करने जाऊंगा तो फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट होगा, 80 करोड़ लोगों को राशन भी देना है इंडिया को। ऑलराइट, और उसके अलावा जो सब्सिडीज दी जा रही हैं इतनी ज्यादा, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पर एकड़ इनडायरेक्टली, उसको रिड्यूस किया जाए ताकि फार्मर यहाँ से दूर हटे और कुछ और क्रॉप ग्रो करे। राइट, तो देखिए ये कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 6-7 पॉइंट्स हो गए ना। बस इतने ही पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप अपना वहां पर मेंस में आंसर कितना लिखना होता है आपको, 150 वर्ड्स। ओके, 150 वर्ड्स, जस्ट 10 मार्कर, तो ये आराम से लिख लोगे आप। अब इसके लिए प्लीज और बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मत परेशान होइए कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, और आप बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स लेकर, मंथली मैगजीन लेकर रट्टा मार रहे हो, मत करो। न्यूज़पेपर से इस तरीके से पॉइंट अपने दिमाग में रखो, क्लैरिटी रहेगी, चीजें अपने आप दिमाग से फ्लो होंगी, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, और प्रिपरेशन बहुत ईजी फील होगी आपको। अगर आप नोट्स ले लेके रट्टा मारने जाओगे ना, खत्म हो जाएगी जिंदगी उसमें। डोंट डू दैट थिंग। ऑलराइट, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको अगले न्यूज़पेपर में दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, रही बात आर्टिफिशियल रेन की, तो इस पे आपको मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं आपको इसमें 450 प्लस में पूरा डिटेल में लेक्चर दूंगा, क्योंकि इसमें कई तरह की टेक्निक्स होती हैं। कई तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, इवन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें यूज कर सकते हैं, इवन हम बैक्टीरियाज का भी यूज कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। अभी तक तो आपने बस यही सुना है,
आयोडाइड सॉल्ट डाल दीजिए, एरोसोल वगैरह ये, ठीक है। मैं आपके साथ सारी टेक्निक्स डिस्कस करूंगा उसमें, ठीक है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वो मेंस 450 प्लस, आई नेवर प्लान कि मैं इसको पेड रखूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें रिस्पॉन्स इतना पुअर आ रहा था दैट आई वाज फीलिंग लाइक आई एम डूइंग सच अ हार्ड वर्क, ओके। इवन कुछ वीडियोस तो 1 1 आवर तक गए, बट उन पे जब वॉच आवर्स देखते हैं तो हार्डली 2.5 3 वॉच आवर्स इस तरह की क्या आ रहे हैं, राइट। तो फिर वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, इसलिए आई टर्न इट इनटू पेड, क्योंकि अगर 5 बच्चे भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट वो सिंसियर स्टूडेंट्स हों, ताकि मुझे लगे कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, राइट। एंड आई ट्राई टू कीप द प्राइस एज मिनिमम एज पॉसिबल, दैट इज 1000 रुपीज, दैट ऑल्सो ऑन मंथली बेसिस, राइट। ताकि जैसे अगर अभी आप पढ़ रहे हो, जनवरी से आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हो, तो उस टाइम आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ओके। उस टाइम आई विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जैसे न्यूज में आता रहेगा आई विल कीप ऑन मेकिंग। बाकी जब आप अपने प्रीलिम से फ्री हो जाएंगे तब आप उसको रिन्यू कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन, ऑलराइट। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, प्री मैच्योरिंग ऑफ क्लाउड, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंड वो वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो और ये जो वो बिल थे हमारे आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस करने के लिए, उस पे अभी काफी सारी डिबेट्स चल रही हैं। जब भी उसमें एक फाइनलाइज फॉर्म निकल के आएगा तब हम बिल को डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करना है हमें। ये जब मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि कई लेक्स पूछे थे उन्होंने प्रीलिम्स में, ठीक है। 2023 के दाल लेक, बिहार का एक कंवर लेक, ठीक है। और ये सब चीजें लोगों को टफ लगी कि यार ये क्या है। तो जब भी इस तरह की कोई चीजें आती है ना, तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप से थोड़ी सी सर्च किया कीजिए। अब जैसे श्रीनगर में है दाल लेक, तो आप बताएंगे जरा किस रिवर पर है। और इसके बारे में ना मुझे 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए आपसे, जो आपको लगता है कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिए, 3 4 ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें। किसी वर्ग पर है वो तो आप मोस्टली जानते ही होंगे, आई नो, आई एम श्योर। ओके, स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग आई है, तो उसमें रैंकिंग देख लेते हैं। सूरत ने टॉप किया है, ठीक है। और रिमेंबर जून 24 ही इसकी डेडलाइन थी कि 24 तक हमें 100 स्मार्ट शहर बनाने हैं। सबसे टॉप पे आया है सूरत, देन कम्स आगरा, देन कम्स अहमदाबाद, देन वाराणसी, भोपाल, तुमाकुरु, उदयपुर, मदुरई, कोटा, शिवमोगा, ओके। टॉप के दो याद रख लीजिए, काफी है, पूरा याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पहले, पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये वही इंसान है जिन्होंने क्लेम किया था कि मैंने 8 करोड़ की गोभी अपनी बालकनी में उगा ली है, ओके। सो दैट सॉर्ट ऑफ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस वी हैव। एनीवे, अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जब बात करती कहती है, देखिए बैंक क्रेडिट ग्रोथ हेल्दी है, बहुत ओवर 15% है, ओके। और रिटेल क्रेडिट, रिटेल यानी जो आम आदमी लेता है, एंड ओवरऑल क्रेडिट यानी जो इंडस्ट्रीज वगैरह भी लेती हैं, बिजनेसमैन भी जो लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो 18% है। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्रेडिट ग्रोथ बैंक की जितनी अच्छी होती है ना, तो हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी में उतनी अच्छी डिमांड जनरेट हो रही है, राइट। लोग लोन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी, जीडीपी क्या है अल्टीमेटली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे क्लेम करती है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ हमें दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। बट अब जब इसमें हम डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मेजोरिटी जो लोन है ना, वो पर्सनल लोन है 23%, एंड गोल्ड लोन है 22%, यानी कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट 45%, ठीक है। दीज आर काइंड ऑफ कंजम्पशन बेस्ड लोन, ठीक है। मुझे गोल्ड खरीदना है या बेटी की शादी करनी है, तो मैं उसको गोल्ड लोन ले लूंगा, पर्सनल लोन ले लूंगा, गाड़ी वगैरह खरीदनी है। बट अल्टीमेटली इकोनॉमी कहाँ से ग्रो होगी, जब इंडस्ट्री लोन लेगी, ठीक है। और इंडस्ट्री में लोन ग्रोथ या क्रेडिट ग्रोथ जस्ट 6.1% है, राइट। एंड नॉट जस्ट दिस, बट इवन मंथली इनकम भी लोगों की कम हुई है, ऑलमोस्ट 9.2%, ओके। एवरेज डेली वेज जो रूरल लेबरर्स को मिलता था उसमें भी कमी आई है। और कल मैंने आपके साथ एक डिस्कस भी किया था, दैट 119 इशू यूपी में, वहां पे जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि 11,400 सैलरी हमारी फिक्स की गई थी 5 साल पहले, और आज तक ये इतनी ही सैलरी दे रहे हैं हमें, और वो भी एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू हायर किया गया है हमको। जॉब गवर्नमेंट का है, बट आउटसोर्स किया गया है, ठीक है। तो उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, राइट। तो ये इनकम यार, 5 5 साल अगर आप, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, काफी इन्फ्लेशन देखा सोसाइटी ने, उसके बाद कोविड तक देख लिया आपने पिछले 5 साल में, उसके बाद भी आपने अपनी लड़कियों की कीमत नहीं बढ़ाई, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, और उसके बाद फिर आप क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको जॉब सेक्टर में लाओ। कौन सी जॉब हो रही है आज, 12,000 से कम रुपए में लाइफ चलाना आसान नहीं है उनके लिए, राइट।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इनका चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म कर लीजिए, बट मैंने कल भी आपसे कहा था कि इंटेंशन जो थे उसके पीछे वो बहुत अच्छे थे। वर्ड्स आपने गलत यूज किए, दैट इज वन थिंग। ओके, बट इंटेंशन वाज राइट कि अगर आप विमेन को एजुकेशन देते हो तो शी हैज मोर कंट्रोल ओवर हर रिप्रोडक्शन राइट। ओके, रिप्रोडक्टिव राइट पे विमेन ज्यादा कंट्रोल करती है। आप केरल में देखिए, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल, बट जनरली जो मेजोरिटी पॉलिटिशियन क्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स की आबादी, केरल का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 1.2% के आसपास है। ठीक है, जबकि बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू एजुकेशन। लिटरेसी रेट 98% है वहां का। ओके, और सीधी सी बात है, जहां पर लड़की पढ़ लिख लेगी, शी इज बेटर प्लेस टू डिसाइड एंड इवन टू डिनाई कि उसे किस कब फैमिली प्लानिंग करनी है और कितने बच्चे करने हैं। राइट, सो नीतीश कुमार के रिमार्क कहीं भी डेरोगेटरी नहीं थे। जब भी आपको लगता है कि नहीं नहीं देखिए बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है इन्होंने, गलत बोला है, तो ये तो फिर आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है। और यही बात वो यहाँ कह रही है, द आइडिया दैट एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स इंसल्ट मदर्स एंड सिस्टर्स रूटेड इन पैट्रियार्की। अरे ये तो आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखा रहा है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने तो सीधे बात की है कि एजुकेशन से ऑटोनॉमी आती है आपके रिप्रोडक्शन पे विमेन को, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में ऑब्सैनिटी ट्रायल में कहा था दैट पोटेंशियली ऑब्सेंस मटेरियल हैज टू बी टेकन एज ए होल एंड सीन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट इट वांट टू कन्वे। ऑलराइट, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस आप इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इन्होंने ये किया वो किया। उसके पीछे इंटेंशन सिंपल थे दैट यस, अब आप विमेन को एजुकेशन दे दीजिए और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, वो सब बातें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, आपको कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बच्चों से ज्यादा होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह के लॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फोकस ऑन गिविंग एजुकेशन टू योर चाइल्ड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम फेम स्कीम लेकर आए थे, ठीक है, फेम 1 एंड 2। इसका मेन गोल क्या था कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो तो हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, राइट। फिर हम मैन्युफैक्चरर्स के लिए लेकर आए पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का क्या था कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट कर रहे हो या इस तरह की सेल्स, अच्छी सेल अचीव कर रहे हो, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? इंसेंटिव, राइट। और अब हम इसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लाना चाहते हैं, प्रॉपर। ओके, और इसके अलावा हम लोग इसमें लगने वाली बैटरी, इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भी इसमें एक अलग से पीएलआई स्कीम लेकर आए थे। ये 4 पॉइंट याद रहेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स की बात करते हैं। सेंटर इज कंसिडरिंग ए न्यू पॉलिसी, जस्ट अ सेकेंड, considering a new policy for electric vehicle that will incentivize manufacturing, including foreign original equipment manufacturers like Tesla, okay, to set up their base, and it is considered as a sunrise sector. Sunrise sector यानी कि जिनकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। एक और सनराइज सेक्टर का नाम अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज, वुमेन वर्किंग, ठीक है, दोनों जॉब में है, वो खाना बनाना, वो उतना सब करना नहीं हो पाता कई बार। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फूड ज्यादा चल रहा है। जैसे आजकल करी बनी हुई आती है ऑलरेडी, ठीक है, बस उसमें पानी घोलिए और बॉईल कर लीजिए। ठीक है, रेडीमेड प्रॉपर प्यूरी बनी हुई आती है टोमेटो वगैरह की। ठीक है, आपके पास कट करने, चॉप करने और फिर उसको बनाने का टाइम नहीं होता। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी एक सनराइज सेक्टर है। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सनराइज सेक्टर आता है तो डू लेट मी नो। ओके, आई कैन टेल यू वन मोर, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्निकल टेक्सटाइल। ओके, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज सनराइज सेक्टर। नाउ इसके लिए फेम स्कीम चल रही है, पीएलआई स्कीम चल रही है। दे रोल आउट डायरेक्ट इंसेंटिव्स लिंक टू क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, रादर देन ऑफर कंज्यूमर सब्सिडीज। It aims at increasing the domestic value addition in EV ecosystem to at least 50% and seek to expedite adoption of electric vehicles in the country. Now remember, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपनी ई बसेस का ऑर्डर ज्यादा प्लेस किया है, ठीक है, और दिल्ली में ही हमारी हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली बसेस का भी ट्रायल चल रहा है अभी। बसेस नहीं चल रही हैं सर, खाली बसेस चलाई जा रही हैं सड़कों पर ट्रायल के लिए। फेम स्कीम क्या करता था? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बोथ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज बायर, एंड ये स्कीम चलेगी 2024 तक। तो इसके बाद ये एक्सटेंड होती है या इसमें कुछ ट्विक्स किए जाते हैं, वो टाइम बताएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फेम देयर इज ऑल्सो फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसका एम है टू प्रमोट लोकलाइजेशन ऑफ ईवी प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि दूसरी कंपनीज आए अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाएं और प्रोडक्शन करें। तो ये पीएमपी हैज ए डिफरेंट टाइमलाइन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईवी। ओके, हर एक कंपोनेंट की, जैसे बैटरी है तो उसके लिए एक अलग टाइमलाइन होगी। ठीक है, मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन बाय 2030, ये हमारा गोल है। पीएलआई स्कीम की बात करें तो बजट तो अच्छा खासा रखा गया था, $3.1 बिलियन।
इंसेंटिव देता है मैन्युफैक्चरर्स को फॉर एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल, क्योंकि देखिए अब बैटरी की जब बात आती है ना तो टोटल डोमिनेंस है चाइना का, ठीक है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि इवन यूएस और सारी कंट्रीज वरी हैं कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम कुछ भी कर लें, बट उसमें लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज लिथियम आयन बैटरीज, तो ये तो इस पे चाइना की मोनोपोली है ऑलमोस्ट। राइट, तो इसके लिए भी हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं टू मैन्युफैक्चर एसीसी बैटरीज। नाउ पीएलआई फॉर बैटरीज इज येट टू टेक ऑफ, इंडिया प्रोड्यूस ओवर 4,50,000 ईवीज। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इसमें ऑलमोस्ट हमें 49% ऑफ CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है विद एन एनुअल सेल ऑफ 10 मिलियन बाय 2030। अब उसी तरीके से इसी के साथ में पीएलआई फॉर रिसाइकलिंग नीडेड अलोंग साइड स्कीम फॉर बैटरी मैन्युफैक्चर, ये आपके एक वे फॉरवर्ड में होना चाहिए ये पॉइंट, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे। ये जो रिसाइकलिंग है उनमें भी हमें एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की जरूरत है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पुराना हो गया सपोज, ठीक है, तो उसमें जो बैटरी लगी थी लिथियम आयन बैटरी वगैरह, क्या उसको दोबारा रिट्रीव करके उसमें से कुछ कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं जो आगे हम उसी इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकें जो ईवी मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या आप इन कंपोनेंट्स को यूज कर लीजिए। उसी तरीके से सारे ई प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे लैपटॉप मोबाइल, इनमें काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनको रिट्रीव किया जाता है, ठीक है, इन बिल्डिंग ऑफ न्यू कंपोनेंट, तो हम लोग को ये लाने की जरूरत है। नाउ लिथियम आयन बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज या सोडियम आयन बैटरीज, ठीक है, सॉलिड आयन बैटरीज, ये इस तरह की कई ऑप्शंस होते हैं, ये सब मैं आपके साथ प्रीलिम्स के टाइम पे डिस्कस करूंगा। ये मेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम प्रीलिम्स में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैटरीज वगैरह होती हैं जब ये वेस्ट में चली जाती है तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कोबाल्ट, लिथियम कार्बोनेट, निकल, ग्रेफाइट फ्रॉम यूज लिथियम आयन बैटरीज। ओके, तो वो करना चाहिए। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने मैंडेट किया है अपने यहाँ पर कि एवरी सिंगल बैटरी पैक सोल्ड इन यूरोप स्टार्टिंग दिस ईयर हैज टू हैव 5% रिसाइकल्ड कंटेंट, ठीक है, और इसको बढ़ा के ये लोग 70% कर देंगे बाय 2030। तो ऑब्वियसली बात है, जब यूरोप कर सकता है तो इंडिया को भी करना चाहिए, और इंडिया ने ये प्रोविजन लेकर आया है, बट साउथ कोरिया इसका विरोध कर रहा है कि नहीं ये चीज मत करिए, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट सच ये है कि अगर आप यूरोप में एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर इंडिया में एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है आपको, इंडिया भी वही नॉर्म्स लगा रहा है जो यूरोप लगा रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया का मेन कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये मास्टर है, ये चैंपियन है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज बैटरीज। ऑलराइट, now dominance of China over the entire battery metal supply chain today, 90% of battery grade graphite, 90% of battery grade lithium carbonate एंड 60% ऑफ कोबाल्ट ये चाइना से आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग भले ही साउथ कोरिया कर रहा हो लेकिन उसमें लगने वाले सारे इनपुट उस बैटरी में वो चाइना से आ रहे हैं। इवन यूएसए भी चाइना के डोमिनेंस से इतना वरी है कि उसने भी ऑलमोस्ट $500 बिलियन सब्सिडी अपने यहाँ कंपनीज को दी है ताकि वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो हमें भी सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए कि जो वेस्ट से जो रिट्रीव कर सकते हैं उसको करें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो वो जो इन बैटरीज को फेंकने से जो एसिड वगैरह निकलता है ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है जमीन में जाके, ठीक है, तो वो पॉल्यूशन रोकेगा। दूसरा, फॉरेक्स इंपोर्ट बिल भी कम करेगा ताकि हम लोग अपनी सर्कुलर इकोनॉमी का ही यूज कर सकें, बाहर से बार बार इंपोर्ट ना करनी पड़े। और आपको पता है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था या उस पर मेंस में लेक्चर दिया था, मेंस 450 में, कि 100% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है अभी हम इन बैटरीज के लिए, ठीक है। तो अब हम पीएलआई स्कीम लेकर तो आए इनके प्रमोशन के, लेट्स सी कैसे चलता है। नाउ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शुड इन्वेस्टिगेट वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इसमें मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कभी प्रीलिम्स जब कराऊंगा, आईसीसी वर्सेस आईसीजे, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है ये हम प्रीलिम्स से बात करेंगे, मेंस स्पेसिफिक चीजें नहीं है, ठीक। अभी मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता न्यूज़पेपर के नाम पे, आई वांट टू मेक योर प्रिपरेशन एज इजी एज आई कैन, ठीक है, एज इजी एज सिंपल। Okay, that's it for today's newspaper. And happy Diwali. Enjoy your day, but at the same time, be maintain your discipline. Okay, don't miss your target. Thanks for joining this session. Have a great day. Keep learning.